Hello. Um, Hello, good evening. Am I audible to you? And very clearly, if I am audible, कि कोई रिप्लाई करके एक बार मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज आप तक आ रही है. हेलो. कोई एक बार मुझे बता देंगे कि मेरी आवाज आप तक आ रही है? ओके. ओके, थैंक you so much for responding. Okay. Good evening, everyone. I'm Arushi Mishra. I'm an Indian Forest Service officer. और मैं आपको ये बताने आई हूँ कि प्रीलिम्स में लास्ट 10 डेज की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, तो जिससे हम बेहतर स्कोर करें. क्योंकि बीइंग इन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हमेशा आप जानते हैं कि देयर इज मोर कट ऑफ फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. तो उसकी वजह से क्या है कि एक हैबिट हो गई है आपकी ज्यादा स्कोर कैसे करें वो जानकारी करने की. तो आई थॉट इट विल बी वेरी गुड टू शेयर विद यू. So the session for today will be approximately of 40 to 45 minutes, and the format will be that I'll be answering what to do in the next 10 days, because there have been a lot of queries कि 10 days में क्या करें. First is this. Second, I'll be sharing about the medical exam, क्योंकि there have been a lot of questions to me कि medical examination कैसे होता है और क्या criterias होते हैं. एंड थर्ड, आई विल बी शेयरिंग समथिंग अबाउट द फॉरेस्ट सर्विस, क्योंकि लोगों को कुछ कंफ्यूजन है तो उसके बारे में बता देंगे. ये 3 तो मेरे पॉइंट्स हैं. उसके अलावा अभी हम ड्यू कोर्स में जब जाएंगे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस काइंडली कीप ऑन मैसेजिंग, जिससे उसके बाद हम आफ्टर 20-30 मिनट्स विल ट्राई टू टेक अप मैक्सिमम क्वेश्चंस एज मच एज वी कैन. Okay, I am getting requests that only in English. I am very sorry कि we cannot converse only in English. What we can do is it will be mix of Hindi and English. I'll try so that everybody is able to understand. क्योंकि कुछ को English में comfortable होगा, कुछ को हिंदी में comfortable होगा, तो we'll try, है ना? Okay, let me see the messages. Okay, done. ओके, सो विल बी स्टार्टिंग द सेशन. आप क्वेश्चंस पोस्ट कर दीजिएगा, आपको जो भी डाउट आ रहे हो. ठीक. सो द फर्स्ट थिंग जो हमारे भी दिमाग में आ रही है, लेट्स बी वेरी क्रिस्प कि व्हाट टू डू इन द नेक्स्ट 10 डेज जिससे हमारे मार्क्स बेहतर आए. कि अभी इन 10 दिनों में क्या हम कर सकते हैं. तो इफ वी सी ऑन द 10 डेज वी हैव अ लॉट मेनी नंबर ऑफ डेज. अगर टेक्निकली हम देखें, हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि वो 10 डेज है, नहीं हो सकता है. बट व्हाट वी कैन इवन थिंक कि ये 3 आप सेट बना लीजिए. इसको आप सेट इसको कैसे बनाएंगे, आप इसको करिए. आज है आपका थर्सडे, राइट? हाँ, तो आज थर्सडे है ना, तो एक सेट होगा फ्राइडे सैटरडे संडे का, दूसरा होगा मंडे ट्यूसडे वेनसडे का, तीसरा सेट होगा थर्सडे एंड फ्राइडे का, फिर चौथा आपका सेट बनेगा जो कि होगा सैटरडे संडे, क्योंकि संडे एग्जाम है तो सैटरडे संडे विल बी अनदर 4th सेट. तो इस तरह से आपके पास इन 10 दिन में 4 सेट बनते हैं अभी से लेके फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे ट्यूसडे वेनसडे, थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, एंड सैटरडे संडे. ओके, तो ये आपके पास 4 सबसेट बन गए. इन 4 सबसेट में आपको अपनी लास्ट टाइम का रिवीजन अगर आप प्लान करें तो आप मल्टीपल रिवीजन भी कर पाएंगे, आप नया कुछ पढ़ भी पाएंगे. तो पहला पॉइंट तो आप इन 4 सबसेट्स में डिवाइड कर लीजिए. अब इन हमको 4 सबसेट में करना क्या, व्हाट वी नीड टू डू इज, फर्स्ट इज दैट वी नीड टू कीप द लास्ट सबसेट असाइड. सैटरडे संडे आप हटा दीजिए, उसमें क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगी. अभी हम इन पहले की शुरुआत के 3 की बात करते हैं. अभी इस वीक में यू हैव फ्राइडे सैटरडे एंड संडे लेफ्ट. व्हाट यू कैन डू इज, इन 3 दिनों में ना आप अपना रिवीजन और न्यू पढ़ने का शेड्यूल 70% एंड 30% रखिए. रेशियो आपका 70-30 होगा. कैसे? 70% वुड बी द थिंग्स जो आपने रिवाइज की, जो आपको रिवाइज करना है, ठीक है. और किसी का डाउट आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, आप मुझे एक बार फिर से क्लियर कर दें. आवाज आ रही है आप लोगों को?
ओके, ठीक है। तो व्हाट वी आर डूइंग नाउ कि ओके आ रही है आवाज, ओके थैंक यू। सो व्हाट वी कैन डू कि जो पहला आपका फ्राइडे सैटरडे संडे है उसमें आप कैसे डिवाइड करेंगे, 70% ऑफ द टाइम आप रिवीजन में लगाएंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, और 30% ऑफ द टाइम आप जाएंगे जो नई चीज पढ़नी है। अब हम ये कैसे प्लान करेंगे कि क्या पढ़ रखा है क्या नहीं पढ़ रखा, मैंने बहुत सारे वीडियोज में डील किया है कि हम ये कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप A4 लेके बैठिए, 2 A4 लीजिए। एक A4 में आप सब्जेक्ट वाइज लिखिए कि ओके एक वीडियो में आप सब्जेक्ट वाइज लिखिए कि आपने क्या चीजें पढ़ रखी हैं, ठीक है। जो भी चीजें आपने, चाहे वो बुक आधी पढ़ी हो, चाहे यू हैव रेड इट ओनली 25% और 30%, वट एवर बुक और वट एवर कॉपी और वट एवर सब्जेक्ट टेस्ट और वट एवर यू हैव डन टिल नाउ, मेक अ लिस्ट ऑफ इट सो दैट यू फील एक्चुअली गुड अबाउट योर सेल्फ कि आपने इतना एटलीस्ट थोड़ा तो पढ़ा है। हर आदमी लास्ट मोमेंट तक ऐसा नहीं हो पाता कि लास्ट विद इन 15 डेज और विद इन 30 डेज लास्ट के यू हैव रिवाइज्ड एवरीथिंग। इट इज अ कंसाइज स्टडी। आपको पिछले आपने 3-4 महीने में क्या पढ़ा है ना, वो मैटर करता है। इस वजह से आप उस बात की चिंता बिल्कुल मत करिए। तो आपने कुछ भी पढ़ा हो पिछले 3-4 महीने में, वो लिख दीजिए। दूसरा एक A4 लीजिए, उसमें वो चीजें लिखिए जो आपका सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग थी कि शायद मैं ये पढ़ लेती, शायद मैं ये पढ़ लेता, जो भी एक्स्ट्रा आपको लगता है वो आप उसमें मेंशन कर दीजिए। जब आप ये सारा चीज मेंशन कर देंगे ना, तो आप जब फर्स्ट वीक में, अभी देखते हैं फ्राइडे सैटरडे संडे, जब आप बैठेंगे तो इसमें 70 और 30 का रेशियो मैंने बताया था। 70% टाइम में आप अपने रिवीजन करेंगे, तो रिवीजन में आप उस A4 से चीजें फटाफट से टिक करेंगे कि जो आपने रिवाइज करनी है, फटाफट से टिक करिए और रिवाइज करते जाइए। ये किया वो किया, जो जिस समय मन कर रहा है वो रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इस समय अपने आप को प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं डालना है कि नहीं मुझे तो पॉलिटी रिवाइज करनी है, मुझे तो हिस्ट्री रिवाइज करनी है। मुझे जो मन कर रहा है मैं उस समय वो रिवाइज कर लूंगा। ये हो गया। और 30% आप अपना टाइम का शेड्यूल दीजिए किस चीज में, कि जो आपका सेकेंड स्लॉट है, ठीक है। सेकंड स्लॉट आपका क्या है कि जो कि आपने बुक्स नहीं पढ़ी है, दूसरा A4 बुक्स या कॉपी या जो भी आपको पढ़ना था आप वो फटाक से कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग। तो इससे आपके इस समय जो बुक्स और नोट्स वाला जो मैक्सिमम रिवीजन है ना, वो कवर हो जाएगा, बुक्स एंड नोट्स प्लस जो आपको नया पढ़ना था। देन वी कम टू द अनदर वीक, ठीक है। अनदर वीक कौन सा आपका, जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ये जो सेट होगा इसमें आपको 80-20 का आप रेशियो रखिए। 80-20 से मतलब क्या है, 80% टाइम आप रिवीजन करिए और 20% ऑफ द टाइम आप न्यू चीजें पढ़िए। अब आप रिवीजन इसमें किस चीज का पढ़ेंगे, आपने इन 3 दिनों में, आपने पिछले 3 दिनों में क्या किया था कि आप जितनी भी बुक्स पढ़ सकते थे, आपने जो भी सपना देखा था पढ़ने का, वो आपने बुक्स वाले पार्ट में एटलीस्ट टिक कर दिया कि बुक्स वाला पार्ट, आपके दिमाग से ये प्रेशर खत्म हो जाएगा कि आई नीड टू रीड स्पेक्ट्रम, ठीक है। आप जितनी मैक्सिमम कर सकते थे यू नीड टू रीड, इस बार कर लिया। इन 3 दिनों में जो करना था वो मैंने कर लिया, दैट शुड बी योर आइडिया, ठीक है। और रिविजन में, ठीक है। और कोई भी चीज हम पहली बार भी पढ़ रहे हो चाहे हम दूसरी बार पढ़ रहे हो, एवरीथिंग काउंट इट एज रिविजन। योर मेंटल हेल्थ विल बी गुड, यू विल फील नाइस, आपकी मेमोरी ज्यादा अच्छी होगी इफ यू फील लाइक यू आर डूइंग द रिविजन, ठीक है। तो आपने बुक्स और नोट्स पढ़ लिए, आपने नया पार्ट पढ़ लिया था पिछले वाले में। अब आप जो इस वीक आएंगे, जो न्यू वीक आएगा आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्राई टू रिवाइज। 80-20 का आपका शेड्यूल है, 80% रिविजन, 20% नया पढ़ना है। तो 80% में मेक श्योर दैट आपने बहुत सारे टेस्ट पेपर्स एंड क्विजेज यू माइट हैव रेड एट अ लॉट, मेक श्योर दैट यू रीड देम, उनको फटाफट से रिवाइज करो वेरी क्विकली। और आपके पिछले जो बुक्स और नोट्स रह गए जिन पे भी आपको टिक मार सकते हो ना, मैक्सिमम चीजों पे आप टिक करते जाइए। इस बार हमको ये मेक श्योर करना है कि जो पिछले वीक रिवाइज किया था वो इसी वीक तभी तुरंत रिवाइज नहीं करेंगे, सेकेंड टाइम रिविजन नहीं हो रहा। जो हमने अभी कर लिया इट इज फर्स्ट एंड दी लास्ट टाइम, ठीक है। आप उस मेमोरी से करेंगे तो आपको मेमोरी में बहुत ज्यादा अच्छे से याद रहेगा कि हाँ ठीक है मेरा फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है। तो आपने फर्स्ट में बुक्स एंड नोट्स और नया पढ़ लिया था, सेकंड आपका जो स्लॉट था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का, उसमें आपने टेस्ट पेपर्स और नई चीजें आप जितना पढ़ सके थे 20% आपने वो कर ली। तो इससे आपके 2 सेट खत्म हो गए, आप जितना कर सकते थे आपने कर लिया। नाउ यू कम टू द थर्ड सेट। हमारे फर्स्ट सेट खत्म हो गया, सेकंड सेट खत्म हो गया, अब हम थर्ड सेट में आते हैं, ठीक है। थर्ड सेट में क्या था, हमारे पास 2 दिन थे। कौन कौन से 2 दिन, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है, वो बचा था आपके पास। थर्सडे फ्राइडे आप क्या करेंगे, आपने अब इतना जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू रिवाइज द मैक्सिमम थिंग्स, ठीक है। फर्स्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप मैक्सिमम थिंग्स रिवाइज, आपको नया पढ़ना है, सॉरी, क्योंकि प्रीलिम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको एटलीस्ट आपको हवा भी होगी ना कि क्या चीज है पेपर में, क्या आने वाली है, तो आप तुरंत कर लोगे। लेकिन आपको बिल्कुल आइडिया नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो हमें
अब हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे पुराने टेस्ट के सोल्यूशन, हमारे पास बहुत सारे विजन, जैसे विजन है, इनसाइट्स है, फोरम है, आईएस बाबा है, इन सबके क्या होते हैं कि मार्केट में टेस्ट आते हैं, आपने देखे होंगे, आपके पास होंगे, जो आपकी सपना होगा कि मैं सारा सॉल्व कर लूंगा। व्हाट यू डू इज नाउ, क्योंकि इन 2 दिनों में आपको फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे में आप उन टेस्ट को उठाइए, पीछे के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो फटाफट से सॉल्यूशंस पढ़ते जाइए, एक लाइन से सॉल्यूशन पढ़ते जाएंगे, उसका इतना अंदाजा लगेगा, कोई शब्द होगा ना, फॉर एग्जाम्पल एनी वर्ड इट माइट बी देयर, एटलीस्ट यू विल बी नोइंग अबाउट दैट, और जब क्वेश्चन में आएगा ना यू विल मार्क इट। तो आपकी अब ये 2 दिन ना नॉलेज वाइडन करने के लिए, बहुत ज्यादा नॉलेज वाइडन करनी है आपने को। तो टेस्ट पेपर के आप सोल्यूशंस पढ़ लें, कुछ आपने क्विजेस रखे होंगे जो आपका सपना होगा कि ओ शिट मैं ये वाली क्विज कर लेती और ये वाला कर लेता, तो अभी तुरंत करने का, दिस इज द राइट टाइम वेयर यू नीड टू डू दैट। न्यू थिंग्स, ओनली न्यू थिंग्स, एंड ट्राइंग, जैसे तुरंत आप पढ़ते हैं, तुरंत ट्राई टू एब्जॉर्ब इट दैट इट इज द न्यू थिंग एंड दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आई एम रीडिंग, बट गिवन इट कम्स इन एग्जाम आई विल पास, आई विल मार्क इट, है ना। ये एटीट्यूड से आपको ये 2 दिन एकदम जैसे डू एंड डाई सिचुएशन नहीं होती है, मतलब यू नीड टू बी ऑन फायर ऑन टोज, तो वैसा करना होगा अपने को। इसके अलावा आप इस वीक में, इस 2 दिन में, और आपको जो मैं आइडियाज बता रही हूँ, आपको जो सही लगे आप वो इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। फर्स्ट है कि आप टेस्ट पेपर्स के सोल्यूशन कर लीजिए, सेकंड है कि आप क्विजेस के सोल्यूशंस कर सकते हैं, डू नॉट रीड द क्वेश्चंस, जस्ट गो थ्रू द सोल्यूशंस, यू डू नॉट हैव टाइम। थर्ड है यूट्यूब में बहुत सारे लास्ट मोमेंट्स पे क्या आते हैं कि बहुत सारे कोचिंग्स वाले डालते रहते हैं कि प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 थिंग्स एंड ये थिंग वो थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विजेस, उनको तुरंत देख लीजिए। अगर आपको इनको पढ़ने का मन नहीं कर रहा आप वो देख लीजिए। फिर क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज और उनके अगल बगल की इंपॉर्टेंट चीजें, या उनके अगल बगल कौन सा सी है, कौन सा कंट्री है, ऑल दीज थिंग्स कम ड्यूरिंग लास्ट टाइम, तो मैप्स वाला भी आप देख सकते हैं इंटरनेट पे। फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपने बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो प्री के ना 2-3 दिन पहले और इसी टाइम पे क्या करती हैं कि वो निकालते हैं कि यार ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स है, या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स फॉर प्रीलिम्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप इनको फटाफट से देख लें, है ना। कोई भी जो आपको लग रहा है, ये आपको जैसे एक होता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये वाला जो सवाल आता है ना इन 2 दिनों में, तो ये 2 दिन आपके ऐसे होने चाहिए कि यू शुड बी ऑन फायर, यू शुड बी ऑन रैम्पेज। जितना पढ़ सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं सब पढ़ लेंगे, बस इतना कि अगर 4 ऑप्शन में दिख गया तो आई विल मार्क इट, ओके, दैट इज योर एम। योर एम इज नॉट टू लर्न, लिसन टू दिस आइडिया वेरी केयरफुली, प्रीलिम्स में यू डू नॉट नीड टू लर्न, ठीक है। तो आपको लर्न नहीं करना, आपको ऊपर से नीचे तक फटाफट से जाते रहना है कि यार 4 ऑप्शन दिखेंगे मेरे को मार्क करना है। आई हैव स्कोर्ड मोर देन 120+ एवरी टाइम व्हेन आई गेव प्रीलिम्स। एक बार जब मेरा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा नहीं हुआ था प्रीलिम्स, उसके बाद फिर आई इम्प्रूव्ड ऑन माई टेक्निक्स एंड उसमें मुझे रियलाइज हुआ कि लर्न करने की तो जरूरत ही नहीं है, लर्न नहीं करना है आपको सिर्फ अंदाजा होना चाहिए और आपका एलिमिनेशन बहुत बेहतर होना चाहिए। एलिमिनेशन हम कैसे बेहतर करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी, तो आप फटाफट से करते जाइए एंड यू विल बी बेस्ट एट इट। मतलब बस अंदाजा होना चाहिए, मैं 4 ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए मुझे, दैट इज योर एम। तो ये 2 दिन आपके थर्सडे फ्राइडे सिर्फ इसमें जाएंगे, ठीक है। नाउ वी कम टू द आइडिया कि सैटरडे संडे क्या करना है। अब तो सैटरडे तो लास्ट विल बी कि सैटरडे है और फिर संडे है, तो आप क्या करेंगे, तो सैटरडे संडे में आप ये करिए कि सैटरडे आपका जो है ना दिन, उसको आप पढ़ाई में मत काउंट करिए। इसीलिए मैंने आपको अभी बनाए थे फर्स्ट सेट, सेकंड सेट, थर्ड सेट एंड फोर्थ सेट। तो ये फोर्थ सेट आपकी पढ़ाई में नहीं है। आप सैटरडे में क्या करेंगे, सैटरडे में आप सुबह से बैठिए, यूट्यूब खोलिए या और वेबसाइट्स खोलिए, उसमें जो क्वेश्चन ये होता है ना कि हाउ टू सॉल्व द पेपर, कैसे आप इंटेलिजेंट गेसिंग करेंगे, हाउ टू एलिमिनेट, हाउ टू थिंक दैट दिस इज अ टाइमलाइन, इसमें तो नहीं हो सकता, इसमें तो नहीं हो सकता, हाउ टू डू दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो आपके लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि जब आप सैटरडे को बैठे तो आप सिर्फ और सिर्फ दोपहर के 2-3 बजे तक आपको पढ़ाई की चीजें देखनी है, और वो भी सिर्फ हाउ टू सॉल्व पेपर। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब लड़ाई करने जा रहे हैं तो लड़ाई करनी कैसे वो पता होना चाहिए ना। आपने अभी तक सारी तैयारियां कर ली हैं, बट इफ यू डू नॉट हैव दिस स्ट्रैटेजी इन माइंड कि कल करना क्या है मुझे, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, ठीक। तो हमने ये कर लिया। उसके बाद हम आते हैं कि संडे को आपको क्या करना है। संडे को आपका पेपर है, ठीक है। संडे को आप फिर सैटरडे को आप 2 बजे के बाद ये सब यूट्यूब वीडियोस भी देखना बंद कर दीजिए। ये सब के लिए किसी के लिए टाइम नहीं है। सैटरडे आप रिलैक्स करिए। रिलैक्स सिर्फ इस वजह से करना है
क्योंकि आप पैनिक होंगे, आपको रात में नींद नहीं आएगी, आपको रात में नींद नहीं आएगी तो आप अगले दिन उठ नहीं पाओगे, और आप उठ भी जाओगे उसके बाद फिर आप कॉम्बीफ्लेम खाओगे, आप कॉफी पियोगे, बहुत चीजें करोगे, लेकिन ये परपेचुअल नींद ना आने वाला इशू बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है, तो हमें वो नहीं करना है। ठीक है, व्हाट वी नीड टू डू इज we just need to relax our mind because before prelims you must be on a marathon studying like hell। ठीक है, तो उसके बाद दिमाग में इतना प्रेशर रहता है, इतना ज्यादा प्रेशर रहता है कि इफ यू डू नॉट रिलैक्स देन यू आर नॉट एबल टू डू इट। ठीक है, तो आपको सैटरडे 2-3 बजे के बाद कुछ भी नहीं देखना है, बस बाहर घूमो, टहलो, रिलैक्स करो थोड़ा, कि जितना पढ़ लिया अगर उसमें से आना होगा तो आ जाएगा और नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, देन ऑन संडे आपका जो मेन डे है, आपको क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग आपको ये है कि जाने से पहले ना आप प्रीलिम्स के लिए सेंटर पे निकलने से पहले 5 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए। उसका रीजन इतना सा है कि दैट गेट्स योर ब्रेन गोइंग, आपका दिमाग चलने लगता है। ठीक है, ये एक प्रोसेस हो जाता है कि अच्छा हाँ यार ऐसे एलिमिनेट करना था, वैसे एलिमिनेट, तो ये जो स्मॉल माइक्रो सेकेंड्स का टाइम खराब हो रहा होता है इन पेपर, वो आपका रियल लाइफ में फिर खराब नहीं होता, क्योंकि रियल एग्जाम में नहीं, क्योंकि आप पहले खराब करके गए हो। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम एक चीज मैं बहुत सारे बच्चों को बताती हूँ कि आप अब आपका सैटरडे में तो आपने क्या किया, तो 2 बजे तक आपने वीडियोस देखे थे, उसके बाद आप रिलैक्स करने की कोशिश करते हो, रिलैक्स तो आप रियल में कर नहीं पाते हो। व्हाट यू डू इज कि आप कंटिन्यूसली सोचते रहते हो, कल ये आएगा, कल वो आएगा, इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, वैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो जब हम ये सोचते हैं ना, तो उसमें हमको एक स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए कि अगले दिन मैं क्या करने वाला हूँ। तो क्या करने वाले हैं आप लोग, उसकी एक सॉल्विंग का मेथड है जो कि मैंने अपने आप से किया था, एंड इट बेनिफिटेड मी इमेंसली। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है, दैट आई विल बी टेलिंग यू नाउ एज वेल। तो हमारा पूरा अभी का शेड्यूल वाला प्लान क्लियर हो गया, 10 दिन में करना क्या है। अब आपका जो डी डे है, ठीक है, जजमेंट डे है, जिस दिन आपको परफॉर्म करना है, उस दिन आपको क्या करना है, उस दिन आपको कैसे सॉल्व करना है वो पेपर। जो मेरा आइडिया है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, आप अपने आइडियाज जो आपने इम्प्लीमेंट कर रखे हैं उसके साथ आप देखिए, आपका आइडिया बेहतर है तो आप वो करते रहिए। आपको मेरा आइडिया में कुछ इम्प्लीमेंट करना है तो उसको एक बार करके देख लीजिए, वहां पे जाके डायरेक्टली मत करिएगा। ठीक है, तो जिससे आपको जो बेस्ट लगेगा वो कर पाएंगे, है ना, जो सबके लिए डिफरेंट चीजें सूटेबल होती हैं। तो सॉल्व करने का मेथड जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। सॉल्व करने का मेथड क्या हो सकता है कि जो मैंने डिवाइस किया था कि फर्स्ट 40 मिनट्स जो आप लगाएं वो आप लगाएं कि आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। व्हेन आई से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो उसका मतलब ये होता है कि 40 मिनट्स में, शुरुआत के 40 में, वो 5 मिनट तो आपसे बीच में कहीं खराब होगा, आपका गोले भरने में, रोल नंबर, ये वो बहुत चीजों में खराब होता है, लेकिन उसके अलावा के 40 मिनट आप किस चीज में लगाएंगे। आप सिर्फ ये लगे कि 1 से 100 तक मेरे को क्वेश्चन से करना ही है। 1 to 100 यू हैव टू गो थ्रू इट, हाउएवर टफ और हाउएवर इजी इट माइट बी। एंड व्हाट यू नीड टू डू इज, इधर से फर्स्ट पेज से क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप सेकंड से करो, सेकंड से नहीं आ रहा, लास्ट से करो, लास्ट से नहीं बीच से करो, कैसे भी करके पेपर कंप्लीट करना है। क्योंकि एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि शुरुआती क्वेश्चन बहुत टफ है, आपके जो सेट ऑफ पेपर है, मान लीजिए जो आपको मान लीजिए डी नंबर का दिया गया तो उसमें बहुत टफ है, तो पीछे से करिए। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज करके फर्स्ट 40 मिनट्स में गो थ्रू 100 क्वेश्चंस, उनमें आप मार्क कर दीजिए। उनमें आप मार्क करने का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट चीज आप ऐसा मार्क करिए, जो आपको क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जा रहे हैं उनको तो फटाफट से आप मार्क कर दीजिए कि हाँ यार ये तो मुझे आ गया, इसका आंसर मार्क करो और आगे बढ़ो। जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल लग रहा है, आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा है, आप सोच रहे हो, एलिमिनेट कर रहे हो, लेकिन उतना मजा नहीं आ पा रहा, उनको आप सर्कल कर दो, है ना, जिससे वो सर्कल कि हाँ यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आई विल गेट बैक टू इट। फिर जो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो आपको लग रहा है देख के कि मुझे आ ही नहीं सकते, उनको क्रॉस करके आगे बढ़ते जाओ। इस स्पीड में आप करो कि 40 मिनट्स में आप 100 के 100 क्वेश्चंस देख जाओ। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट के क्वेश्चंस इजी थे और मैं देख ही नहीं पाया, ओ शिट, है ना, तो दैट शुड नॉट हैपन। 40 मिनट्स में लग गए, फिर आपके पास क्या बचता है, आपके पास 30 मिनट्स नेक्स्ट आप लगाइए उन क्वेश्चंस पे जो कि सर्कल है। सर्कल्ड वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं कि उसमें डाउटफुल होता है कि आपको 2 क्वेश्चंस में आप डाउट कर रहे हो या 3 ऑप्शंस में आप डाउट कर रहे हो, जब आप 3 ऑप्शन तक डाउट कर रहे हो आप उसको एलिमिनेट करते 2 ऑप्शन में ले आओ। जब 2 ऑप्शन में ले आओगे ना तब मार्क करना आपके लिए आसान होगा। तो अब ये हम सर्कल वाले ऑप्शंस क्लियर करेंगे, अपने सारे के सारे वो जो सर्कल पे जाएंगे ना वो क्लियर हो जाएगा अपना, कि उसमें कुछ ऐसे होंगे सर्कल वाले जो अपने से सॉल्व हो जाएंगे, जो कुछ होंगे जो हमसे लगेगा कि यार ये सर्कल तो थे लेकिन मुझसे नहीं सॉल्व हो सकते, तो उनको क्रॉस कर दीजिएगा आप, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। फिर आप नेक्स्ट 20 मिनट्स लगाइए, किस बात पे, नेक्स्ट 20 मिनट्स आप लगाएंगे क्रॉस वाले क्वेश्चंस पे जाने के लिए, क्योंकि जो मुझे इनिशियली क्रॉस लगे थे कि यार ये मुझसे नहीं हो सकते,
what you will realize it when you turn up to them after 1 or 2, like in 40, after this 40 minutes and 30 minutes, you'll realize कि some of the questions you are able to solve, because in UPSC sometimes there are possibility कि किसी क्वेश्चन से किसी क्वेश्चन का हिंट मिल जाता है, कुछ आपको टाइमलाइन याद आ जाएगी, आपने कहीं कुछ पढ़ा होगा आपको वो याद आ जाता है, तो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो कम बैक फॉर दोज 20 मिनट्स. तो 40 मिनट्स आपने पहले क्वेश्चन में लगा दी, पहले पूरा पेपर देखने में लगा दिया. 30 मिनट्स नाउ यू आर गोइंग टू क्वेश्चंस दैट यू हैव सर्कल्ड. नाउ नेक्स्ट 20 मिनट्स विल बी गोइंग फॉर दोज क्वेश्चंस दैट आर क्रॉस. तो सम माइट विल बी सॉल्व, सम माइट नॉट बी सॉल्व. ठीक है, इस तरह से आपने कर लिया. ठीक है, अब आप जब ये कर लेते हैं तो इसमें आपने 90 मिनट्स आपके खर्च हो गए, मतलब 1.5 hours इज ओवर. नाउ यू व्हाट यू डू इज यू कम टू सर्कल फिलिंग. आप बिल्कुल इसको डिले मत करिए कि मेरा पेपर हुआ है नहीं हुआ है, 20 क्वेश्चन हुए कि 40 क्वेश्चन हुए, उसको मत काउंट करिए. यू कम टू सर्कल फिलिंग. इन 20 मिनट्स आप उसको टारगेट रखिए, लेकिन आपका अगर आप इतने पीसफुली भरते हैं तो आपका 15 मिनट में भर जाता है. फिर उसके बाद आपके पास आराम से 10-15 मिनट बचता है इस बात के लिए कि आप देखें कि यू विल रियलाइज कि इफ यू हैव डन सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नॉट. इफ यू हैव नॉट क्रॉस लाइक 85-90, तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि जो वाले सर्कल्स थे जिनमें वी वर हैविंग डाउट, जिसमें डाउट आ रहा था आपको, आप बीच बीच में ऐसे भर नहीं पा रहे थे, आपको लग रहा था कि यार 2 ऑप्शन पे तो आ गए, अब 3 ऑप्शन आप नहीं एलिमिनेट कर पा रहे हो, तो उनको फटाफट से मारो. क्योंकि आप 90 से कम कर रहे हो तो वैसे भी सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आपके. और आप उस तो चाहे आप 20-30 उसमें रॉन्ग भी कर दो ना, फिर भी चांसेस आपके बनते हैं सिलेक्शन होने के. लेकिन अगर आप उससे कम करते तो बनते नहीं है. तो आपके पास अब जब 15 मिनट्स लास्ट के बच्चे होंगे ना, दोज 15 मिनट्स आर ओनली फॉर दैट कि फटाफट से जाइए और जो आपको लग रहा है ना कि यार इसको कर सकते थे, इसको कर सकते थे, उसको तुरंत कर दीजिए मार्क. ठीक है, तो बाय दिस यू विल बी एबल टू स्कोर अ लॉट वेल. ये मेरी स्ट्रैटेजी रही है. आप अपनी स्ट्रैटेजी के साथ यू कैन ऑलवेज इम्प्रोवाइज, यू कैन डिस्कस विद योर फ्रेंड्स. और एक मेरा सजेशन ये होगा कि नाउ बिफोर गोइंग टू फॉर प्रीलिम्स एटलीस्ट सॉल्व 1 पेपर. 1 पेपर का मीनिंग होता है कि यू सॉल्व जीएस एंड सीसैट बोथ उस फॉर्मेट में जिससे आपको मिस ना हो. ठीक है, तो ये आपको करना होगा. अब हम कैसे कर सकते हैं कि जो एक तो जीएस हो कि आप 9 बजे से करें, 9 बजे से ही अपने टाइम पे बैठे और जीएस फटाक से कंप्लीट करके छोड़िए. और सीसैट के लिए क्या करना है वो मैं आपको जो एक छोटे से मैं नटशेल में बताती हूँ कि सीसैट के लिए कोई भी स्टूडेंट अपनी ईगो पे ना ले कि मुझे तो मैथ्स ही करनी है, या मेरी तो रीजनिंग इतनी स्ट्रांग है क्योंकि मैंने कैट की प्रिपरेशन करी थी, या मैं आईआईटी से हूं तो मैं मैथ्स ही करूंगा, या मैं वहां से हूं कि मैं मिरांडा हाउस से हूं तो मैं तो सिर्फ इंग्लिश ही करूंगी. ऐसा कुछ नहीं है. आपको 100 के जितने 80 क्वेश्चन होते हैं ना, 80 क्वेश्चन का टारगेट लेके जाइए. सबसे पहले इंग्लिश करिए क्योंकि इंग्लिश इज स्कोरिंग एज वेल एज इंग्लिश में बहुत बड़े पैराग्राफ्स होते हैं और उनके 4-5 क्वेश्चंस होते हैं. तो व्हाट यू कैन डू इज पेन से मार्क करिए. आप टेक योर पेन, है ना, डू नॉट लाइक कि आराम से पढ़ रहे हैं, क्योंकि तब तक आपके इन्विजिलेटर विल स्टार्ट टॉकिंग और यू विल फॉरगेट द इंग्लिश ऑल्सो. उतना टाइम नहीं होता कि वापस जाके रिवाइज करेंगे, वो भाई क्या लिखा था आपने उधर, है ना. तो फटाफट से उसको पेन के साथ आप पेन चलाते जाइए और पेन के साथ ही नजरें चलती जानी चाहिए, जिससे आपको मिस नहीं होगा. आप एक बार में पूरा पैराग्राफ पढ़ जाओगे तो टाइम वेस्ट करने का होता नहीं उसमें. यू जस्ट रीड दी होल पैराग्राफ एंड फटाफट से मार्क. तो इंग्लिश आपकी खत्म हो जाएगी ना, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ मेंटल बर्डन दैट विल बी ओवर कि इतने बड़े बड़े जो पैराग्राफ थे वो सब ओवर हो गए. देन कम टू रीजनिंग, देन कम टू मैथ्स. उनको भी सेम रिस्पेक्ट देके अपने को सॉल्व करना है एज इफ आप जीएस पेपर 1 को सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो ये आप अपने मन से भी हटा दीजिए कि मुझे तो सिर्फ कट ऑफ चाहिए. ठीक है, तो इस तरह आप सीसैट का पेपर देंगे. तो आपका जीएस और सीसैट का आप एक बार पेपर दे दीजिए इस बीच में, जिससे आपको एक बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और इम्प्रूव हो जाएगा. तो बेसिकली इन 10 दिनों में ना आपकी जो भी प्रिपरेशन हो सकती है, यू माइट बी लाइक स्कोरिंग 90s, you might even be scoring 70s, you might even not be scoring कि आज तक कभी टेस्ट दिया ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, नो नॉट एन इशू. आप ये बस एग्जाम दो, ये दोनों टेस्ट दो, इसके मार्क्स भी मत जोड़ो, कोई जरूरत नहीं है. आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम दो, क्योंकि एग्जाम यहाँ देना और एग्जाम रियल उसमें देने में बहुत डिफरेंस है. किसी भी बात से हम डिमोटिवेट होकर ये सोचे कि यार मेरे नंबर कम आ रहे हैं तो मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं अटेम्प्ट नहीं दूंगा, ये सब टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं. फटाफट से आप करिए और आगे बढ़ जाइए. ठीक है, तो इसके अलावा तो हम और डिस्कशंस बाद में करेंगे. सबसे पहले आपके हम क्वेश्चंस का आंसर देते हैं कि क्वेश्चन में आपका क्या है. तो
प्रीलिम से मुझे बेसिकली तो यही शेयर करना था कि इन 10 डेज को आप ऐसा यूटिलाइज करें कि आपके 20 मार्क्स मिनिमम इंक्रीज हुए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट you should not get frightened at all, and I do not think that कि I have not done this, I have not done that and अब नहीं हो सकता, because there are ample examples कि नहीं भी ज्यादा पढ़ा है ना, then also they score very good. When they score so good तो you can also do it. आपने चाहे इन पिछले, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एक है ना कि आपके दिमाग में क्या रहता है, व्हाट यू थिंक इज दैट जब आप रिविजन शेड्यूल बनाएंगे ना, तो व्हाट यू रियलाइज कि यार ये तो मैंने आई हैव रेड इट 4 months बैक, 4 महीने पहले पढ़ी थी या 6 महीने पहले पढ़ी थी, अब तो आई डोंट रिमेम्बर। ठीक है, तो अब इसका इशू क्या होगा, अगर आप ऐसा सोचोगे ना तो आपको कभी नहीं हो पाएगा। कोई भी टॉपर आज तक ऐसा हुआ नहीं होगा जिसने सारी लास्ट मोमेंट पे सारे लास्ट के 1 month में करा होगा। ठीक है, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। तो आपने जो भी पिछले 4-5 महीने में पढ़ा है वो आपकी प्रीलिम्स की पढ़ाई में काउंट होता है। मेक योर सेल्फ दिस मच कॉन्फिडेंट। ठीक है, ओके, ठीक है, एक बार हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपका क्वेश्चंस लेती हूँ मैं। एक बार मेडिकल टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं, फिर आईएफएस के बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगी आफ्टर क्वेश्चंस। ठीक है, मेडिकल टेस्ट के बारे में क्या है, ये एक लेटर स्टेज होती है जब आपने प्रीलिम्स दे लिया होता है, देन यू हैव डन गिवन मेंस, देन यू हैव गिवन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के जस्ट बाद जो होता है वो आपका मेडिकल टेस्ट होता है, वो नेक्स्ट डे होता है। ठीक है, अगर आप सीएससी दे रहे हैं तो नेक्स्ट डे हो जाता है। तो नेक्स्ट डे जब आपका मेडिकल टेस्ट होता है तो ब्रॉडली क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, आपके ब्लड टेस्ट होता है ना, आपका यूरिन टेस्ट होता है, उसके अलावा आपका जो पूरा बॉडी का जो फिजिकल फीचर्स है, स्ट्रक्चर है, उसमें टेस्ट होता है कि आपके वेरिकोज वेन्स तो नहीं है, आपकी आंखों, जैसे कोई चश्मा लगाता है, जैसे मैं लगाती हूँ, स्पेक्स लगाती हूँ, तो फिर जैसे अभी लेंस लगाया हुआ है तो लेंस वाले, ये जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में मैं बता देती हूँ कि पीपल हु वियर लेंसेज, उनको लेंस हटा के जाना होता है। ठीक है, उनको 2-3 दिन पहले से लेंस हटा देना चाहिए, अपना चश्मा ले जाइए, चश्मे के साथ आपको अपना प्रिस्क्रिप्शन ले जाना होता है। ठीक है, कि क्या पावर है। ठीक है, तो आप वो ले जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, पीपल, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ाई वाले हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस दिस इशू कि मैम चश्मा है, चश्मे के साथ हम मेडिकल भी ले जाते हैं, क्या हमारा मेडिकल बोर्ड बैठेगा, क्या अगर मेरी -7 आईसाइट है तो मैं आईपीएस के लिए एलिजिबल हूं कि नहीं, क्या मेरी -4 आईसाइट है तो मैं IRTS के लिए एलिजिबल हूं कि नहीं, क्या मेरी -6 है तो मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए एलिजिबल हूं कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि यू आर एलिजिबल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर एलिजिबल। आप अगर वो ऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें ऑर्डर में क्या होता है, ऑर्डर में वो क्लियरली बताते हैं कि जो है आपका जो ये होता है आई टेस्ट का इशू होता है, वो उसके लिए क्या करते हैं, अगर आपकी पावर एक सर्टेन पावर से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल स्फेरिकल प्लस सिलेंड्रिकल, अगर आपकी फॉरेस्ट सर्विस में -8 से ज्यादा है, पुलिस सर्विस में -6 से ज्यादा है, मेरे ख्याल से IRTS में -4 से ज्यादा है, अगर ऐसा कोई केस होता है, वो इन जनरल बहुत बच्चों का होता है क्योंकि सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उस केस में क्या करते हैं वो, उस केस में आपको वो उसके लिए मेडिकल बोर्ड बैठाते हैं, आपको 2-3 दिन बाद बुलाते हैं और उस दिन आपको क्या करते हैं, पूरी आपकी आई टेस्ट करते हैं। किस लिए करते हैं, टू चेक दैट कि आपके कोई रेटिना डैमेज तो नहीं हो रहा है। ये अगर आपका कोई रेटिनल डैमेज नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो आपके चाहे -7 हो चाहे -8 हो, आई हैव फ्रेंड्स हु आर इन IPS विद -8 पावर, और कोई लोड नहीं है, कोई भी इश्यू नहीं है। तो आईज का पहला ये होता है। सेकेंड, आईज का क्या होता है कि आईज के लिए आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। कुछ सर्विसेज के लिए कलर ब्लाइंडनेस इशू है, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट सर्विस, पुलिस सर्विस एंड IRTS, इनके लिए आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए वो आपको कार्ड्स दिखाते हैं और आपको वो पढ़ना होता है। अगर आप पढ़ ले जाते हैं तो ठीक है, इशहिहारा कार्ड्स कहते हैं उसको। ठीक है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप ये चेक कर लें, क्योंकि उस समय जाके आप परेशान होने से अच्छा है कि आप एक बार कभी अपनी चेक करवा लें कि आपका क्या है इसका क्राइटेरिया, कि आईसाइट का मतलब इसका कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो नहीं है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, देखिए कुछ लोग क्वेश्चन आ रहा है कि हाइट का क्या क्राइटेरिया है। देखिए हाइट का क्राइटेरिया सिर्फ पुलिस सर्विस के लिए और फॉरेस्ट सर्विस के लिए होता है, इसके अलावा कोई सर्विसेज के लिए हाइट का क्राइटेरिया नहीं है। तो पीपल हु आर शॉर्ट हाइटेड डू नॉट हैव एनी इशू,
इन दोनों में हाइट के अलाउंस अलग अलग हैं, फॉरेस्ट सर्विस और पुलिस सर्विस में, कि क्या क्या हाइट अलाउड है। आई एम नॉट वेरी श्योर, आई पुट दिस अप वेरी सून ऑन माई इंस्टाग्राम। लेकिन अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, आप तुरंत गूगल पे टाइप करो, यूपीएससी का वेबसाइट में आपको ऑर्डर मिल जाएगा, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको हाइट मिल जाएगी। फिर लोगों का क्वेश्चन है डायबिटिक्स अलाउड है क्या? किसी को भी डायबिटिक कोई भी पेशेंट है, कोई लोड नहीं है, बिल्कुल अलाउड है ना। आपको डायबिटीज है या नहीं है उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता आपकी आईपीएस के क्राइटेरिया के लिए। आप बस आपकी हेल्थ कंडीशन नोन होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी हेल्थ कंडीशन है तो। लोगों को डाउट है कि रनिंग का क्या होता है। देखिए, रनिंग का सीएससी में और ये आईपीएस में भी चेकिंग नहीं होती है, लेकिन अगर आप फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम देते हैं तो उसमें आपका रनिंग टेस्ट होता है। उसमें आपके लिए मेन के लिए कितना 25 किलोमीटर्स होता है एंड फीमेल्स के लिए इट इज 14 किलोमीटर्स, ठीक है। तो उस केस में आपको रनिंग के केस में जब होता है तो वो आराम से कवरेबल होता है। आपको दिल्ली जू में ले जाते हैं और दिल्ली जू में आपको कहते हैं कि यार मेन शुड कंप्लीट इट इन, आई गेस, हाँ, टाइमिंग दोनों का 4 आवर्स होता है। 4 आवर्स में 25 किलोमीटर एंड फीमेल का 4 आवर्स में 14 किलोमीटर। एंड बिलीव मी, जैसे फीमेल्स का तो इट इज एक्चुअली डूएबल, बट मेन में क्या होता है कि समटाइम्स थोड़ा कठिनाई होती है। तो उसके लिए अगर आप मीडियोक्रली भी फिट हैं तो वो आपको आराम से कवर हो जाता है। थोड़ा आप 5-10 लोग होते हो, 5-10 पीपल आर देयर, यू कीप रनिंग या यू कीप वॉकिंग, बीच में आपको चाय, नाश्ता, केला, सब कुछ मिलता रहता है आपको, है ना, यू गेट शिकंजी एंड एवरीथिंग, तो इट्स वेरी इजी, ठीक है, आप आराम से कर लेते हैं। फिर क्राइटेरिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल टेस्ट का क्वेश्चन आता है लोगों के पास, जो कि लोग पूछ भी रहे हैं, कि जो ये नॉकनीज का डाउट हमेशा आता है, नॉकनीज या फ्लैट फुट का आता है, ठीक है, कि इसमें क्या करें। तो नॉकनीज और फ्लैट फुट में ये इश्यू होता है कि अगर आप जो है आपकी चेक किया जाता है कि आप नॉकनीज है आपको या फ्लैट फुट है या नहीं है। कुछ हॉस्पिटल्स में चेक कर ले, वैसे मैंडेटेड है कि आपको चेक कर रहा है, लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स में जब आप मेडिकल के लिए जाते हैं तो वो चेक करते हैं, कुछ में कभी कभी नहीं भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल्स में, डिपेंड करता है डॉक्टर्स में। अगर आपको फ्लैट फुट है या आपको जो है ये चीज है नॉकनीज है, इन दोनों केस में क्या होता है कि आपको वो रेफर कर देते हैं कि यार दिस पर्सन हैज XYZ, जैसे फ्लैट फुट या मेडिकल ये वाला नॉकनीज। तो उसके लिए ये आईपीएस के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आईपीएस के लिए आपको फ्लैट फुट और नॉकनीज नहीं होना चाहिए, तो वो आपके मेडिकल में लिख देते हैं। नाउ व्हाट यू कैन डू, जब कभी इस तरह से लिख दिया गया तो आप तुरंत वहां पे रिक्वेस्ट करते हैं कि व्हाट आई वांट कि इस पे मेडिकल बोर्ड बैठाया जाए, ठीक है। आप उसमें हार नहीं मानते, आप वहां पे कहते हैं कि आई वांट अ मेडिकल बोर्ड फॉर दैट। फॉर आफ्टर दैट वो क्या करते हैं, आपका जब आप रिक्वेस्ट करते हो, आप बोलते हो मेडिकल बोर्ड बैठेगा, आपकी वहां पे कोई बात नहीं मानता, तो आप यूपीएससी में कंप्लेन करते हो लिख के कि आई वांट मेडिकल बोर्ड फॉर दिस बिकॉज ये मुझे कोई इशू है नहीं इस चीज में, ठीक है। उसके बाद आप जब ये कर देते हो ना, तो यूपीएससी फैसिलिटेट्स कि आपका मेडिकल बोर्ड बैठे और एकदम क्लैरिटी आ जाए कि इसको फ्लैट फुट या नॉकनीज है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई भी स्टेप नहीं होता मेडिकल में कि जिसमें ऐसा हो कि आपको कोई मेडिकल कंडीशन है और आप कह रहे हो कि नहीं है और वो कह रहे हैं कि है और आपकी कोई बात नहीं सुन रहा, ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं होगा। आप हमेशा हॉस्पिटल्स में क्लेम कर सकते हो कि मेडिकल बोर्ड बैठाइए, आप यूपीएससी में तुरंत लेटर डालते हैं तो तुरंत सॉल्व हो जाता है। उसके अलावा जो भी हियरिंग टेस्ट होता है या आपका जैसे मेन का हर्निया का टेस्ट होता है, वो सब आसान होता है, उसमें कोई भी ऐसी बिग डील नहीं होती है कि जिसके बारे में कोई डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको कोई पर्सनल कोई भी मेडिकल इश्यू है तो आप अपनी एक बुकलेट जो भी आपकी होगी, मेडिकल बुकलेट मतलब एज इन की प्रिस्क्रिप्शन होते हैं ना जो आपके पास, वो आपको लेके जाने चाहिए, तो वो हो जाता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप जब मेडिकल में जाते हैं, आप 10-15 लोग होते हैं एक हॉस्पिटल में, देयर विल बी 1 पर्सन फ्रॉम द हॉस्पिटल हु विल बी कोऑर्डिनेटिंग विद यूपीएससी एंड हु विल बी हेल्पिंग यू आउट। वो आपको हर एक रूम में ले जाता है, रिक्वायर्ड रूम्स में ले जाता है, आपको टेस्ट करवाता है। आप उसके सारे जब टेस्ट होते जाएं तो आप उससे पूछ लीजिए कि मेरा ये वाला क्लियर है कि नहीं, मेरा ये वाला क्लियर है कि नहीं, क्योंकि कोई भी डाउट मन में बाद में रखने के लिए नहीं होना चाहिए कि शाम के 5 o'clock पे यू आर गेटिंग टू नो कि ओके दिस वाज द टेस्ट दैट आई फेल्ड,
तो आप हर स्टेप पे पूछ लीजिए है कि नहीं है, क्योंकि अगर नहीं है तो तुरंत क्लियर करवाइए उसको कि बात करिए डॉक्टर से, ठीक है। अदरवाइज डॉक्टर उठ जाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये होता है, डॉक्टर उठ जाएंगे, फिर कल बैठेंगे, परसों बैठेंगे, यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम, और वो मेंटल प्रेशर हो जाता है, फालतू का हैरेसमेंट फील होता है। तो आप ये कर लें, फिर 5 o'clock के अराउंड आप फ्री हो जाते हो, 4-5 के अराउंड, तो आपको वो एक स्लिप दे देते हैं जिसमें कि आपकी मेडिकल स्लिप है, यू आर ऑल गुड। देन यू टेक दैट स्लिप एंड यू गो टू यूपीएससी बिल्डिंग, वहां पे आप सबमिट कर देते हैं, और सबमिट करने के बाद आप वहां पे एक रजिस्टर होता है उसमें साइन कर देते हैं कि मेरा सबमिट हो गया, ओके। उसके बाद आप वापस आ जाते हैं। फिर एक सीएससी की एक वेबसाइट होती है जो कि आप आगे प्रोसेस में बढ़ेंगे तो वो आपको अपने आप मिल जाएगी, वो बताते ही है, यूपीएससी अपने आप भेजता है मेल कि आप इसमें जब आपका मेडिकल हो जाए तो इसमें अपडेट कर दें, तो आपका मेडिकल हो जाता है, आप उस पर अपडेट कर देते हो, ठीक है। तो ये थी मेडिकल की इंफॉर्मेशन, ओके। एक सेकेंड, आई जस्ट सी, ठीक है, ये मेडिकल की इंफॉर्मेशन हो गई। अब मैं आपके क्वेश्चंस एक बार ले लेती हूँ, जिसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे और चीजें। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप पोस्ट करते जाइए, आई विल ग्रेजुअली टेक अप एवरी क्वेश्चन। ठीक है, विशाल जी का क्वेश्चन है कि वो 1 महीने में सब कुछ भूल जाते हैं और उनको याद नहीं रहता। तो विशाल जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे 1 महीने में नहीं, मुझे तो 1 हफ्ते में भूल जाता है, तो उसकी कोई भी बात नहीं है, और मैंने हर बार बहुत अच्छा स्कोर किया। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने चीज को बार बार रिवाइज करते रहें। जैसे आप अगर ये वाला प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आपने अभी तक किया होगा, नहीं किया है तो आप अगले प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू जो भी दे रहे हैं, आप अपने दिन का हमेशा ऐसा प्लान करिए, क्योंकि आई हैव अ वेरी पुअर मेमोरी विद रिस्पेक्ट टू दैट, मेरा नहीं मुझे याद रहता। तो मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा ऐसे डिवाइड करती हूँ 70-30 पे, हमेशा पूरा शेड्यूल रहता है कि 70% ऑफ द टाइम मैं नया पढ़ूंगी, लेकिन 30% में मैंने अभी जैसे मान लीजिए 4 दिन पहले जो पढ़ा है उसको रिवाइज करूंगी। तो एक आपका पढ़ाई का तो शेड्यूल है ही, आपका सिमिलर ही विद इन 4 days 5 days के अंदर ही उसको रिवाइज करने का भी शेड्यूल होना चाहिए, अदरवाइज यू विल फॉरगेट। तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इसको करें, और एक बार ही नहीं रिवाइज करें, एक बार तो आप विद इन 3-4 दिन रिवाइज कर लीजिए या 5 दिन रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद फिर से 3-4 दिन में रिवाइज करिए। जब आप ऐसे 3-4 रिविजन आप विद इन स्पैन ऑफ 1 or 2 वीक कर लेते हैं ना, तो आपको याद रह जाता है। ये मैंने टेस्ट करके देखा है, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू इफ यू आर इन दैट सिचुएशन। ठीक है, अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं और एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप एक बार एक काम करिए, आप एनसीईआरटी एक तो सिंसियरली पढ़िए, लेकिन आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपको बहुत कुछ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप क्या करिए, आप 15 डेज पहले स्ट्रैटेजी वीडियोस देखिए जो पूरे टॉपर्स के पढ़े हुए हैं, यूपीएससी या आप जो भी एग्जाम देना चाहते हैं, और उनके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने का मतलब है कि कौन से सब्जेक्ट का क्या कैसे पढ़ना है, क्या बुक्स हैं, उन्होंने कैसे रिवाइज किया, उन्होंने कैसे नोट्स बनाए, किन टॉपर्स को रेफर किया, कौन सी कोचिंग रेफर करी मटेरियल, तो उससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। और एनसीईआरटी या न्यूज़पेपर्स कैसे पढ़ें उसके लिए भी इसके लिए आपको यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिलेंगे। मेक श्योर यू सीक अ मिनिमम 5 to 10 वीडियोस ऑन एवरी टॉपिक, सो दैट डिफरेंट लोगों का डिफरेंट पर्सपेक्टिव पता चल जाएगा ना, तो यू विल बी बेटर एट इट। बिकॉज एक इंसान के या मेरे या आपके या किसी भी एक इंसान के गाइडेंस पे नहीं चलना चाहिए ना, जो मैं बता दूं वो भी जरूरी नहीं कि 100% सही हो। तो आप पहले 10-15 लोगों की बातें देखिए, उसके बाद आप एनालाइज करेंगे कि यार ये बात मुझे सही लग रही है और ये बात गलत लग रही है, ठीक है। अच्छा, हाउ टू मेक नोट्स वाइल स्टडिंग एनसीईआरटी। देखिए, मेरा तरीका जो था कि व्हाट यू कैन डू इज 2 things। फर्स्ट इज एनसीईआरटी के साइड में जो है बहुत सारी जगह दी जाती है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको वर्ड के ही नोट्स बनाने होते हैं। कभी भी आप नोट्स ऐसे मत बनाइए कि जो कि बड़े डिटेल्ड नोट्स हो, उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे मियांडर है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मियांडर में इंसाइज्ड मियांडर है या दूसरा टाइप का मियांडर है, तो ये नहीं कि आप इंसाइज्ड मियांडर लिखा और उसके आगे भी एक लाइन लिख दी, उसका कोई फायदा नहीं है। मैं क्या करती थी, मेरी एनसीईआरटी है उसके साइड में जो जगह खाली रहती है मैं बस वर्ड लिख देती कि मियांडर, इंसाइज मियांडर, दिस मियांडर, दैट, है ना, ऐसे ऐसे बस वर्ड लिखते जाओ। तो जिससे आप जब रिवाइज करोगे तो आप ये वर्ड्स देख रहे हो, आपको कीवर्ड्स तो पता ही हैं। अगर आपके मिस हो रहा है कि यार ये याद नहीं आ रहा, तो आप तुरंत उस बगल वाली जो कॉपी है, बुक है, मतलब बगल में तो बुक का पार्ट है ही, तो उससे रिवाइज कर लोगे, तो उससे बहुत बेहतर हो जाता है मेरे हिसाब से। दूसरा तरीका होता है जो लोग और प्रेफर करते हैं, वो क्या करते हैं कि आप एक A4 ले लीजिए, उसको आप, ये आपके बेनिफिट के लिए मैं बता रही हूँ, आप एक A4 लीजिए, उसको फिर बीच में से मतलब ऐसे फोल्ड कर लीजिए, जैसे
फॉर एग्जाम्पल अगर इफ वी कंसिडर दिस एज एन A4 तो आप इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए, तो आपके दो पार्ट बन जाएंगे, एक कॉलम ये एक कॉलम ये। तो जब दो कॉलम बन जाएंगे ना तो नोट्स बस इतना छोटे छोटे कॉलम का एक एक पॉइंट का बना दीजिए, वो आपके लिए हमेशा बेहतर होता है। क्योंकि जितना बड़ा आप A4 लेते हो, जितनी जगह खाली छोड़ते हो, उसको पूरा पूरा लिखते जाते हो। इससे अच्छा अगर आपको एक एक लाइन लिखनी है तो उसको आधे में डिवाइड कर दो, बस इससे ज्यादा मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स में 1/3 का कट ऑफ रहता है क्या? देखिए अभी क्या है कि प्रीलिम्स में 1/3 का कट ऑफ नहीं है, इन जनरल 1/2 का कट ऑफ है, जो वो है PT 360, अरे सॉरी, जो आपकी ये चल रही है CSAT, उसमें आपका 1/3 होता है, अदरवाइज आपका 1/3 नहीं होता है, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हैं, मतलब आपको हमेशा जो GS है उसमें आपको 1/2 होता है, दैट इज आपको 100 मार्क्स स्कोर करने हैं, और जो आपका CSAT होता है उसमें 1/3 मार्क्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मैं ये वाले क्वेश्चंस लेती हूँ। थोड़ा सा आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं। ओके, मैं यहाँ से क्वेश्चन लेना स्टार्ट करती हूँ। लास्ट में जिनका क्वेश्चन अगर नहीं आ पा रहा है तो वो अपने क्वेश्चंस पूछते जाएं नीचे भी, तो जिससे मिस नहीं होगा। आप 10th में हैं, क्या था आप? अच्छा, आप 10th में हैं, 12th के बाद IPS ऑफिसर कैसे बने? देखिए, IPS ऑफिसर बनने के लिए आपको UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देना होता है। आप 10th में हैं तो आप अभी सिंसियरली पढ़ाई करिए, 12th में जाइए, उसके बाद फिर आप ग्रेजुएशन में जो भी आपकी पसंद का स्ट्रीम है या आप जो करना चाहते हैं वो करिए। उसका रीजन ये है कि कोई भी बच्चा जो कि छोटी क्लास वाले जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो ये सबके लिए मैं हमेशा समझाती हूँ कि 10th क्लास में या 12th क्लास में अगर आप होते हुए आप किसी को कोई आपको ये समझा रहा है कि आप फलाना सब्जेक्ट ले लो एंड दैट विल हेल्प यू इन UPSC सिविल्स, तो वो बहुत ही गलत बात है। क्योंकि ऐसा तब तक क्या पता आपका ग्रेजुएशन में 4 साल बाद दिमाग क्या चेंज हो जाए, आप क्या करना चाहते हो। दूसरी बात, UPSC में क्या चेंजेस हो जाए। तीसरी बात, आपका इंटरेस्ट कहाँ मूव कर जाए। और चौथी बात ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो 10th 12th और ग्रेजुएशन में हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमारी जैसी ग्रेजुएशन होगी वैसी होनी चाहिए कि हमारी जॉब लग सके। क्योंकि सर्विसेज निकालना एक सेल्फ में एक लंबा काम होता है, तो आपकी बहुत फ्रस्ट्रेशंस या बहुत चीजें होती हैं, तो मेक श्योर यू हैव अ डिग्री ऑफ दैट सॉर्ट। तो आप अपनी, अगर आप कोई भी बच्चा जिसके ये क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे लोगों के सिमिलर क्वेश्चंस हैं कि आप 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, तो क्या करें? जेन्युइनली अपना फोकस करें सिर्फ 10th में, 12th में, और आपको जिस भी फील्ड में आपके घर वाले, आपके कोचिंग वाले, आपकी इच्छा, आपका पैशन जो भी कह रहे हैं ना, चाहे आप एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना चाहें तो वो करिए। डू नॉट थिंक कि नहीं ना मैं आज से सोशियोलॉजी ले लूंगा जिससे मैं UPSC सोशियोलॉजी से लिखूंगा, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे लाइफ में। मेक श्योर कि आप अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन पे ध्यान दें। और ऐसे बच्चे अगर आप इतने मोटिवेटेड और इतने अच्छे बच्चे हैं, और तो आप ये करेंगे कि आप 3rd ईयर में भी आने के बाद भी अगर आपका ये जुनून बरकरार रहा, उस केस में आप ये करेंगे कि आप सारे छोटे छोटे जो होते हैं आपके क्या चीज वो सॉरी स्ट्रैटेजी वीडियोस, आप उसको देखिए, उसको आप पूरा प्रॉपरली लिखेंगे, आप उनको समझेंगे ना, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि करना क्या। और 4th ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, क्योंकि अगर आप उससे पहले स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि आप एंड तक आते आते बहुत थक जाते हैं। जब आपकी रियल एफर्ट स्टार्ट होता है और आपको रियल इनपुट देना होता है ना, 4th ईयर के लास्ट सेमेस्टर से आप मान लें, या आपको ग्रेजुएशन के बाद जब आपको रियल में कुछ काम करना होता है, तब तक आप बहुत टायर्ड अप हो जाते हो। ठीक है, तो ये सारे उन लोगों के आंसर्स हैं जिनको ये डाउट है कि तैयारी कब से करनी चाहिए। करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कहाँ से करें? तो फरमान जी, करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन बहुत जगह से हो सकती है। एक तो आप पहले न्यूज़पेपर पढ़ा करिए, यूट्यूब पे बहुत सारे न्यूज़पेपर के डिस्कशंस या करंट अफेयर्स के डिस्कशंस आते हैं, आप वो देखिए अपने फ्री टाइम में। और जब एग्जाम आपका आने लगे तो PT 365 और मेंस 365 आती हैं बहुत सारी कोचिंग्स की, जैसे प्राइमरीली विजन की आती है और भी कोचिंग्स की आती हैं। आप उनको देख के अपने जो सारी नॉलेज है उसको एकदम कंसाइज भी कर सकते हैं।
आप MBBS कर रहे हैं तो आज से ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। प्रिपरेशन तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अपने लास्ट ईयर में स्टार्ट करें तो बेहतर होगा। उसके पहले अगर आपको तैयारी करनी है ओवैसी जी, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहें। न्यूज़पेपर आप द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। इंग्लिश भी ईजी होती है एंड मोर एक्सप्लेनेटरी होता है, तो हमें समझ में आ जाता है। ठीक है। बुक्स अच्छे से बता दें तो बुक्स मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे बताई हैं हर सब्जेक्ट वाइज, तो मैं उसको फिर से डाल दूंगी, तो आप एक बार रेफर कर लीजिएगा, तो आपको सारी बुक्स की लिस्ट वहां पे मिल जाएगी। यूपीएससी की पूरी तैयारी यूट्यूब से हो सकती है क्या? देखिए, पूरी तैयारी यूट्यूब से नहीं हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपकी कुछ बेसिक बुक्स होती हैं जो आपको पढ़नी है। सेकंड, आपके मार्केट्स में कोचिंग के बहुत सारे नोट्स आते हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि उससे आपको बेटर कंसाइज नॉलेज मिल जाएगी। थर्ड होता है यूट्यूब में बहुत सारा फ्री की इंफॉर्मेशन, ज्ञान और बहुत स्ट्रैटेजीज और बहुत हेल्पफुल चीजें मौजूद है, तो आप उससे जरूर गाइडेंस लीजिए। कहीं कहीं तो पूरे पूरे सब्जेक्ट्स ही अवेलेबल होते हैं, वो समझा के रखते हैं, तो वो बिल्कुल ध्यान दीजिए। लेकिन चौथी चीज जो क्या होती है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। पांचवी जो चीज होती है कि बहुत सारी देयर आर मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हु आर प्रोवाइडिंग देयर कंटेंट इन ऑनलाइन मोड ऑल्सो, तो इफ यू आर नॉट एबल टू गो तो आप उनका ऑनलाइन कंटेंट से भी पढ़ सकते हैं। मेरा जो आपको भी सजेशन रहेगा कि स्ट्रैटेजी वीडियोस देखें, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ से पढ़नी बेटर हो सकती है। ठीक है। How many officers, IFS officers are selected each year? See, it varies. It has been like हमारे टाइम में मेरा बैच जो 2020 बैच है उसमें 89 सेलेक्ट हुए थे। इस बार there have been 150 something. तो every year it is increasing because the work profile of environment and other domains are also increasing, क्योंकि आपको क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड आपको पता ही है कि अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई, तो बहुत सारा काम हो गया है, तो लोग रिक्वायर्ड भी बढ़ रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि आप भी अगर एग्जाम दें तो निकालें, तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छी है और बहुत ही बढ़िया जॉब है। हाउ कैन यू इम्प्रूव योर इंग्लिश फॉर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू? सी, व्हाट द मोस्ट easiest solution I would say is बैंकिंग के बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो कि आपको समझाते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू रीड रैपिडेक्स या रेनन मार्टिन और एनी अदर थिंग, तो आप फटाफट से यूपीएससी का बैंकिंग का मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। मतलब बैंकिंग के वीडियोस हैं, वो समझाते हैं प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, हाउ टू यूज, कब टू करना है, कब फ्रॉम करना है, बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश फ्रॉम देयर। और लर्निंग स्पीकिंग एबिलिटीज तो तभी इम्प्रूव होती है। फॉर नॉर्थ इंडियन पीपल आई वुड सजेस्ट मेक अ साउथ इंडियन फ्रेंड। इफ यू हैव अ लैंग्वेज बैरियर ना, देन यू लर्न। आई एक्चुअली इम्प्रूव माई इंग्लिश by talking to my South Indian friends. So that is a very good idea, and South Indian people already in general have good English, otherwise they can improve from the way I told them. What is my name and post? My name is Arushi Mishra and I am an IFS officer, Indian Forest Service officer. मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल कौन सा है वो मैं अभी लास्ट में मैसेज कर दूंगी। बेस्ट यूट्यूब चैनल बताइए यूपीएससी के लिए। देखिए, आरती बहुत सारे चैनल्स हैं, मैंने जैसे कुछ तो मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे नेक्स्ट आईएएस का नहीं, हाँ नेक्स्ट आईएएस का भी है, लेकिन जैसे ध्येय आईएएस है, दृष्टि आईएएस है, स्लीपी क्लासेस है, वर्ल्ड अफेयर्स है, पाथ फाइंडर है, स्टडी आईक्यू है, ये सब चैनल्स बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने एक लिस्ट बना रखी है, अपने इंस्टाग्राम पे शेयर भी करिए, मैं वापस से शेयर कर दूंगी, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो क्लियर हो जाएगा। इज हाइट 5'4" सफिशिएंट फॉर आईपीएस जनरल कैटेगरी? बिल्कुल, और कोई कैटेगरी वाइज हाइट डिवाइड नहीं होती है। कैटेगरी में सिर्फ कुछ रेसेस के लिए हाइट डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, लाइक गोरखा रेस एंड नेपालीज के लिए। उसके अलावा कोई भी जनरल कैटेगरी या कोई अदर कैटेगरी वाइज हाइट डिवाइड नहीं होती। तो आपका 5'4" हाइट इज वेरी गुड। बी प्लान के बारे में बताइए। बी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है आपका क्वेश्चन। ऑप्शनल के लिए बताएं। तो देखिए, ऑप्शनल के लिए क्या है कि
यूपीएससी के लिए कोई नोट्स, किसी का सवाल है यूपीएससी के लिए कोई नोट्स, देखिए इसीलिए मैंने कहा है आप स्ट्रैटेजी वीडियोस देखिए, क्योंकि स्ट्रैटेजी वीडियोस पे ही आप समझ पाएंगे कि हर सब्जेक्ट के हर माइनर टॉपिक्स के लिए भी डिफरेंट नोट्स हैं और टॉपर्स बहुत डिफरेंट नोट्स रेफर करते हैं, तो एक कोई नोट्स बताना पॉसिबल नहीं है, तो आप उसको दीजिए। दिल्ली पुलिस के बारे में बताएं तो दिल्ली पुलिस के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन कम है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि उनके जो हाईएस्ट लेवल ऑफिसर्स होते हैं जो कि उससे इंडियन पुलिस सर्विस से सिलेक्ट होते हैं, जो उनके नेक्स्ट लेवल ऑफिसर्स होते हैं वो भी यूपीएससी जब सीएससी जो होता है उसके उसी में डैनिक्स और डैनिप्स जो होता है ना उससे सिलेक्ट होते हैं। अच्छा, बैकअप प्लान के बारे में पूछ रहे हैं, कौन से एरिया में काम कर सकते हैं यूपीएससी के दौरान। आप बैकअप प्लान में ऐसे काम कर सकते हैं क्योंकि आपको यूपीएससी एक एग्जाम की आप तैयारी तो कर रहे हैं, तो आप बहुत सारे यू कैन एक्चुअली डू गिव अ लॉट ऑफ एग्जाम्स, ठीक है। तो लॉट ऑफ एग्जाम्स इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल your UPSC, then you can give forest service examination, then you can also give your state service examination। आप हिंदी भाषी हैं तो हिंदी वाले स्टेट्स के दे दीजिए और सारे स्टेट के दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर फ्रॉम यूपी यू कैन गिव यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, ठीक है। सिमिलरली आप अदर स्टेट्स में हो तो आप उसके बारे में कर सकते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक तो ये हो गया। फिर आपके एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, फिर राज्यसभा सेक्रेटेरिएट और लोकसभा सेक्रेटेरिएट के एग्जाम्स होते हैं, आप वो दे सकते हैं। उसके अलावा आरबीआई का एग्जाम होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट और प्रेस्टिजियस एग्जाम है, दैट यू कैन गिव। फिर आप चाहें तो आप बैंकिंग एग्जाम्स दे सकते हैं, या आप चाहें तो और भी बहुत सारे एसएससी और अदर एग्जाम्स होते हैं जिनको आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज से सर्च करते हैं और आप दे दें एग्जाम। तो एक तो ये डोमेन हो जाता है। सेकेंड डोमेन ये होता है कि इस दिन से आप तैयारी कर ही रहे हैं तो आप साथ में कोई भी कोडिंग या आपकी जो भी स्किल होती है आप उसको एक्वायर कर लें। बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं अवेलेबल। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग आइडिया है, तो वो उतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम लास्ट कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ओके, दांतों का मेडिकल टेस्ट कैसे होता है? दांतों का मेडिकल टेस्ट मुझे आई डू नॉट रिमेम्बर दांत का मेडिकल टेस्ट हुआ। वो बस ऐसे ही पूछता दांत वांत ठीक है आपके, दैट इज द ओनली थिंग दे आस्क। अदरवाइज आई डोंट रिमेम्बर गिविंग अ मेडिकल टेस्ट फॉर टीथ, दे जस्ट आस्क। ओके, somebody is asking UPSC का syllabus. I would suggest go to UPSC's website or any of the coaching website. You'll get a very good idea. महाराष्ट्र से गुजरात पुलिस का आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल भारत में कोई भी ऐसा फॉर्म में मेनलैंड एरियाज में नहीं होता जिसको आप एक जगह से हैं तो आप दूसरी जगह से भर नहीं सकते। तो सर्टेनली इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र यू कैन फिल अ फॉर्म ऑफ गुजरात पुलिस, बट द ओनली क्राइटेरिया दैट अफेक्ट्स इन यू इन दैट प्रोसेस इज कि आपको लैंग्वेज बैरियर होता है। फिर ऐसा लोग कहते हैं, आई हैव नॉट एक्सपीरियंस बट पीपल से कि दैट देयर आर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इन इंटरव्यू, बट आई डू नॉट नो फॉर श्योर, है ना, क्योंकि आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। और कभी कभी लोग कहते हैं कि पॉजिटिव भी होता है बिकॉज यू आर फ्रॉम आउटर एरियाज, तो इंटरव्यू में लोग प्रेफर भी करते हैं कि आप लोकल नहीं होगे तो आप और ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगे। तो ये दोनों चीजें हैं, तो आप भर तो बिल्कुल सकते हैं। आईपीएस के लिए स्टार्टिंग हाइट फॉर विमेन बहुत ही आप एक बार मैं देख लूंगी गवर्नमेंट ऑर्डर को और उसके बाद डाल दूंगी। आई डू नॉट रिमेम्बर बट आई गेस 4 फीट समथिंग से ओके ही होगा, मतलब नॉट 4 फीट, मतलब 5 फीट से ऊपर तो सही है। उसके पहले भी एक बार आई नीड टू चेक दैट, है ना। फिर एनसीईआरटी में कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने चाहिए? आपको एक्चुअली सारे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके बेसिक क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सिविक्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, ठीक है, तो वो होता ही है। ठीक है, अब हम सेशन क्लोज करने वाले हैं। कुछ लोगों को एक जो डाउट है जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि मोटिवेशन के लिए आप लोग क्या करें।
तो देखिए मोटिवेशन के लिए बहुत सारी चीजें जो करी जा सकती हैं, क्योंकि कोई भी आदमी, जैसे आज मैं आपको यहाँ पे बैठ के बता रही हूँ, तो बिलीव मी मैं कोई सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल कभी भी नहीं हूँ। कोई भी इंसान बहुत सेल्फ मोटिवेटेड सिर्फ कुछ समय के लिए हो सकता है, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग देयर आर लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो आपका नो डाउट आपके साथ ऐसा होना स्वाभाविक होता है कि एवरी डे यू वेकअप, आप 5 मिनट भी लेट होते हो, आप 10 मिनट भी लेट होते हो, यू वेकअप फीलिंग दैट ओके आई हैव रूइंड माई लाइफ, आई हैव वेस्टेड एवरीथिंग एंड आई एम अ बैड पर्सन। आपको बुरा आप अपने आप को फील कराते हो। फिर आप नेक्स्ट चीज क्या करते हो, आप जब उठते हो तो फिर उसके बाद आप कुछ पढ़ने बैठते हो, आपको याद नहीं आता, तो आपको लगता है ओके मैं तो बेवकूफ हूँ, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, मेरी तो बुद्धि कमजोर है। फिर आप क्या करते हो कि आप फिर उसको रिवाइज करने बैठते हो, आपको फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो एवरीथिंग इज लाइक क्या बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, डिफरेंट लैंग्वेज में लगती है या आपको क्या लिखा हो, तो आपको लगता है अच्छा मुझे तो समझ में भी नहीं आता, मुझे तो याद भी नहीं आता। फिर आप उसको पूरा रिवाइज करते हो कि देखो मैं तो तब से समय खराब कर रहा हूँ, मैं आज कर ही क्या लूंगा, जबकि रात में सोने से पहले आपने अपने मन को समझाया होता है कि मैं ना बहुत अच्छा करूंगा, अगले दिन से ना एक हफ्ते में, एक महीने में पूरा टारगेट कंप्लीट कर दूंगा। दैट इज योर आइडिया, बट व्हाट हैपेंस इज इन रियल आप अगले दिन भी खुद को कोस रहे होते हो। ये सबके साथ होता है। हर आदमी पूरा दिन इसमें अपनी नेगेटिविटी में बिताता है, अपने आप को नेगेटिव समझाने में, रात में बेड पे लेट के ये परेशान होने में कि हाउ बोरिंग या हाउ नेगेटिव या हाउ बैड माई लाइफ इज, एंड उसके बाद का वो समय बिताता है रात में सोचने के अब मैं कल से सब कुछ सही कर दूंगा, है ना। बट दिस हैपेंस विद एवरीवन, हर आदमी इसी सिचुएशन से निकला, और ये चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो तो थोड़ा कम है, आपके अटेम्प्ट ज्यादा हो जाते तो इसमें ये एडेड ऑन हो जाता है कि यार देखा मैंने ये भी अटेम्प्ट खराब कर दिया था, वो भी अटेम्प्ट खराब कर दिया था। तो दिस हैपेंस विद एवरीवन। तो माई सजेशन फॉर यू इज कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो पावर ऑफ हैबिट होती है। आप क्या करिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइफ ऑर्गेनाइज होना और हैबिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, आप A4 लीजिए और उसमें लिखिए सब्जेक्ट वाइज, है ना। जब आप इतनी सारी टॉपर्स की वीडियोस पढ़ेंगे ना, तो आप उसमें लिखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए क्या, आप पढ़ना क्या चाहते हैं, क्या क्या आपके सपने हैं पढ़ने के, उसको 1 2 3 4 10 1 से 15 तक, मान लो पॉलिटी में 15 चीजें आपको लगती हैं पढ़ने के, आपके टॉपर्स का देख लिया कि भाई ये पढ़ना है, आपने लिख लिया, उसको कहीं चिपका दीजिए दीवार में, ठीक है, वो कि मुझे ये पढ़ना है। दूसरी चीज, आप अपना स्टडी टाइम टेबल बनाइए जिसमें आपका रिवीजन का शेड्यूल डेली होना चाहिए, और टाइम टेबल भी ऐसा नहीं हवा का नहीं होना चाहिए कि यार मैं इतने बजे से इतने बजे तक उठ जाऊंगा, ये करूंगा। आपका होना चाहिए कि यार मैं मॉर्निंग में 6 o'clock उठा हूं, तो मान लो मैं 7 o'clock से पढ़ने बैठा हूं, ये तो 7 से 9 क्या करूंगा, 9 से 10 क्या करूंगा, कब ब्रेक लूंगा, आपके ये होना चाहिए आपके शेड्यूल में। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप शेड्यूल में मिस करते हैं, आप डिफाइंड ब्रेक्स नहीं लेते, आप उसमें ब्रेक का शेड्यूल डालते ही नहीं हो। द मोमेंट यू मेक शेड्यूल यू मेक इट लाइक अ सुपर ह्यूमन, ठीक है, कि मैं कभी ब्रेक ले ही नहीं रहा, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप शेड्यूल्ड ब्रेक नहीं डालते हो तो आप क्या करते हो कि आप दिन में बहाने ढूंढा करते हो ब्रेक लेने के। तो जैसे ही किसी ने हल्का सा बोला ना कि मैं आ रहा हूँ, हाँ बिल्कुल आओ, चलो लेट्स गो, मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, हाँ बिल्कुल चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस हैपेंस, है ना। तो या मूवी देखने जा रहे हैं, बिल्कुल जाएंगे। तो अगर आपने डिफाइंड ब्रेक डाल रखा है ना कि यार मेरा या तो वेडनेसडे का हाफ डे ऑफ है या मेरा संडे का हाफ डे इवनिंग का ऑफ है, तो आप बाकी पूरे दिन में पूरे हफ्ता खराब नहीं करते हो, आपको डिफाइंड ब्रेक चाहिए एक हाफ डे का पूरे हफ्ते में, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जब आपने ये सब कर लिया है ना, तो आपने इतना मटेरियल पहले वाला बनाया था ना जिसमें आपने लिखा था कि यार क्या क्या पढ़ना है, तो उसको कैसे पढ़ना, उसका पूरा शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल आप कैसे, आप 15 दिन से ऊपर का शेड्यूल मत बनाइए। इफ यू मेक अ शेड्यूल मोर देन 15 days यू आर नॉट एबल टू फॉलो, अल्टीमेटली उस शेड्यूल को आप खराब ही करते हो ना। 15-15 दिन का शेड्यूल बनाओ और उसको फॉलो करने, 15 days का बनाओ, उसको 7+7 days में ब्रेक करो और उसको फॉलो करो, ठीक है। ये तो आपकी हैबिट और प्लानिंग हो गई। दूसरी चीज क्या है, एक पॉजिटिविटी ऑफ माइंड वाली बात है। तो पॉजिटिविटी ऑफ माइंड आप कैसे करेंगे, What you need to do is that you need to have a fitness schedule, ठीक है। फिटनेस शेड्यूल के लिए आप मिनिमम 15 से 20 मिनट्स आप अपनी बॉडी को दीजिए। कोई भी एक्सरसाइज करिए, किसी को पुशअप करना है, किसी को रनिंग करनी है, किसी को जुम्बा करना है, किसी को कुछ भी करना है, डू ऑल दैट, है ना। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि आप कुछ भी, आप फिट हो चाहे ना हो, लेकिन द मोमेंट यू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ ना, थोड़ी देर तेज गाने सुनते हुए या कुछ भी करते हुए, यू फील नाइस, आपको लगता है कि यू ऑल्सो हैव अ लाइफ। आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरे दोस्त तो ये कर रहे हैं, मेरा ये वाला दोस्त तो ये कर रहा है, ये कर रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मेरा तो जीवन ही खराब हो गया, ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि अच्छा समथिंग आई एम ऑल्सो डूइंग, आपको अच्छा लगता है। मेंटल हैरेसमेंट से आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो। फिर क्योंकि मैंने भी किया है, मतलब मैंने भी अपने आप को उस हेल में डाला है, फिर अपने आप को सीखा है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना, और आज भी उस गलतियां, वही सेम गलतियां करते हैं और वही सेम चीज सही करनी होती है, ठीक है।
और उसके बाद क्या चीज़ है, जो लास्ट चीज़ आप कर सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम अपने मेडिटेशन या किसी चीज़ के लिए निकालिए, जो आप कहते हैं हेड स्पेस या कोई ऐप हो, तो आप उसको सुने और उसको समझें कि क्या बोलना है ना, क्या कैसे कैसे सोचूं मैं, कैसे 5-10 मिनट बैठ के अपनी सांसों पे ध्यान दूं, उससे और कुछ भी नहीं होता। आपको थोड़ा टाइम जब खुद के लिए आप पॉज लगाते हो ना कि यार मुझे फालतू बातें नहीं सोचनी है, मुझे एक्स्ट्रा, आई डू नॉट वांट टू थिंक अ लॉट, देन यू फील लाइक दैट यू हैव अ लॉट ऑफ पावर। आपको रियलाइज होता है यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यू हैव अ लॉट ऑफ पावर, यू नीड टू स्पेंड सम टाइम, एटलीस्ट 15-20 मिनट्स ऑफ साइलेंस विद योर सेल्फ, क्योंकि बहुत स्ट्रेस हो जाता है, बहुत एक्सेसिव स्ट्रेस होता है आपके दिमाग में, तो दैट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। ठीक है, और उसके अलावा क्या चीज हो सकती है, अगर आपको अपना मोटिवेशन मेंटेन करना है, तो जो लास्ट चीज होती है कि कीप डूइंग थिंग्स लाइक आप स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते रहा करिए, दिन में एक जरूर देखा करिए, सो दैट आप अगर एक वीडियो रोज देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि तो टॉपर्स करते क्या हैं। दूसरी बात आपको लगेगी कि और लोग भी सिमिलर स्ट्रगल से गुजरे हैं, और तीसरी बात ये समझ में आती है कि पीपल हु हैव स्ट्रगल्ड लाइक सिमिलर वेज हैव ऑल्सो इम्प्रूव देयर लाइफ टू सच लेवल्स, वो अब इतने बड़े ऑफिसर बन गए हैं, तो वो आप भी कर सकते हैं। आप एक इकलौते इस दुनिया के मोस्ट पिछड़ा व्यक्ति या मोस्ट बुद्धू व्यक्ति नहीं है कि आपको नहीं आप ही स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को ये रोज समझाते हैं कि हम ही इतने बुरे व्यक्ति हैं कि जो हम इससे सफर कर रहे हैं। आप जब करेंगे आपको रियलाइज होगा कि आप अकेले नहीं हैं। हर टॉपर ऐसी स्ट्रगल्स या उससे और बड़ी स्ट्रगल से करके आया होता है। मेजोरिटी ऑफ देम, कुछ तो होते ही ब्रिलियंट है ना, तो मेजोरिटी ऑफ देम हैव बीन स्ट्रगलिंग विद दैट ओनली। तो यू कैन एक्चुअली हेल्प yourself by making you realize कि you can also do it। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं that can keep you motivated and maintain your quality। एक चीज मैं आपसे अपना इंस्टाग्राम हैंडल बाय वे ऑफ मैसेज शेयर कर दे रही हूँ, तो आपको कोई डाउट आएगा तो आप मुझे उसमें पूछ सकते हैं। हाँ, तो आई इन जनरल आई ट्राई टू आंसर थ्रू पर्सनल मैसेजेस और थ्रू इंस्टाग्राम स्टोरीज, अगर बल्क में सेम क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो ये सेशन हम एंड करते हैं। बस कुछ पॉइंट्स आपको मैं एक बार हाईलाइट करती हूँ कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में क्या है, क्योंकि लोगों को अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो मैंने बताया कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वन ऑफ द ऑल इंडिया सर्विस है। ऑल इंडिया सर्विस 3 होती हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, 3 सर्विसेज होती हैं। ठीक है, These 3 सर्विसेज, इनका प्रीलिम्स सिमिलर होता है। तो इनका प्रीलिम्स आप जब CSE प्रीलिम्स देते हैं तो उस समय आता है कि सिविल्स ओनली, फॉरेस्ट ओनली या सिविल्स एंड फॉरेस्ट ओनली, तो वो फॉरेस्ट सर्विस का आप मार्क करते हैं। जब आप करते हैं सिविल्स एंड फॉरेस्ट, तो अगर आपके मार्क्स इफ यू स्कोर लाइक 120 प्लस, तो थोड़े हायर कट ऑफ जाता है इसका, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम सेलेक्ट करने होते हैं इनको, तो थोड़ा हायर कट ऑफ जब जाता है तो देन इफ यू आर स्कोरिंग 120 प्लस, देन आप प्रीलिम्स इनका आपका हो जाता है। फिर आपको मेंस के लिए डिफरेंट आपका होता है इसमें शेड्यूल, क्योंकि मेंस इसका टेक्निकल होता है, तो मेंस का इसका फॉरेस्ट सर्विस का डिफरेंट होता है, तो वो आपका अलग हो जाता है। और IAS और IPS और बाकी सारी सर्विस, IRS ऑल ये जो सारी होती है ना आगे की, डैनिक्स, IRAS, इन सब का एक साथ हो जाता है। फिर आप फॉरेस्ट सर्विस का मेंस देते हैं, फिर आप उसका इंटरव्यू देते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है। आपकी ट्रेनिंग होती है इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, जो कि देहरादून में है। वो 2 साल की ट्रेनिंग होती है और आपको कैडर्स अलॉट हो जाते हैं, जो आपकी रैंक आती है उसके बेसिस पे। इन सब के बाद अब लोगों का ये डाउट आता है कि इसका वर्क में क्या क्या काम है इनका। तो फर्स्ट काम जो ये है कि जो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जू है, ये सारी जो चीजें ना, इनका मैनेजमेंट होता है। या आप ये सब जो आपकी शेरनी मूवी आई थी, या एनिमल रेस्क्यू होता है, आपको कहीं जानवर, किसी कोई टाइगर कहीं घुसा आया, कोई लेपर्ड कहीं घुसा आया, तो उसका मैनेज करना ये इनका काम होता है। सेकंड काम क्या होता है फॉरेस्ट सर्विस का, कि ये जो ट्रीज और इन सब का प्लांटेशन का मैनेजमेंट है। आजकल इतनी बातें चल रही हैं, ट्रीज प्लांटेशन, मियावाकी प्लांटेशन, क्लाइमेट चेंज, और ये दुनिया भर का जो वेटलैंड मैनेजमेंट और ये सब होता है, ये इनमें आता है। ठीक है, तीसरा काम क्या होता है कि इनके लिए जो है आप वो कर सकते हैं कि आप इनका जो लॉज होती हैं जो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड, वो आपको करनी होती है। ठीक है, तो आप ये उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है।
इन सब के अलावा ब्रॉडली जो होते हैं ये UNFCCC और ये सारी चीजें हो रही होती हैं, उनमें अगर आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव जा सकते हैं अगर आपकी उसमें नॉलेज हो जाती है। तो ब्रॉडली यही वर्क प्रोफाइल होता है। तो आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, वो बहुत ही डिफरेंट होता है कि आपका एम क्या है, आपके एम्बिशंस क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। मेरा जो सजेशन है कि हर इंसान को हर तरीके का जो एग्जाम है वो एलिजिबल है वो देना चाहिए, क्योंकि उसका रीजन बस यही है कि एग्जाम्स बहुत टफ हैं। और टफ नॉट इन द सेंस कि उनका प्रिपरेशन टफ है या कोई और चीज टफ है, टफ इन द सेंस वो ये है कि लोग बहुत अवेयर हैं। ठीक है, तो अगर लोग इतने ज्यादा अवेयर हैं तो होना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और बहुत एग्जाम्स देते हैं। तो माय सजेशन वुड बी कि आप इन सबको बहुत ध्यान से करें, आप सारे एग्जाम्स दें, सो दैट आपका प्लान बी भी तैयार हो। अगर आप प्लान ए आपका जो भी होगा ना, तो आप प्लान बी भी, लेकिन आपका हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है, और प्लान बी यही होता है, सेफेस्ट प्लान बी ये होता है जब हम IAS IPS IRS किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कि आप सारे एग्जाम्स देते चलें, वो सेफेस्ट होता है आपके लिए। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारे सारा हम सेशन खत्म करते हैं। जो मेरी आपसे सबसे सजेशन होगा वो ये कि आप पढ़ते चलें, डिमोटिवेट मत हो। जब आप डिमोटिवेट हुए तो स्ट्रैटेजी वीडियोस देखिए। मैं अपने नहीं कह रही, मेरे देखने की उतनी जरूरत नहीं होगी, आपको बहुत बेटर, बहुत अच्छे अच्छे टॉपर्स मिल जाएंगे जिन्होंने बहुत अच्छी से समझा रखा है, उनको देखिए और उनको समझिए। ठीक है, उन टॉपर्स ने क्या स्ट्रगल करी है, वो कैसे बने हैं आपके ड्रीम ऑफिसर्स, उनको देखिए और उनको फॉलो करिए और अपनी स्ट्रैटेजी फिर बनाइए उनको देख के। ठीक है, उसके अलावा इफ यू हैव एनी डाउट, आई हैव मेंशन माय आईडी आल्सो, लेकिन आई विल मेंशन इट अगेन बिकॉज आई थिंक पीपल हैव मिस्ड एंड दे आर आस्किंग अगेन। तो मैं लिख देती हूँ, है ना, तो आई विल ट्राई टू आंसर। ठीक है, तो आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, बहुत सारा अच्छे से पढ़ते रहिए, एंड मेक श्योर दैट यू फील कंप्लीटली कॉन्फिडेंट अबाउट दिस आइडिया। अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि देयर विल नेवर बी अ डे जब आपको सब कुछ याद होगा, देयर विल नेवर बी अ डे जब आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा, देयर विल नेवर बी अ डे जब आप सेल्फ से पूरा जीवन भर मोटिवेट या पूरा महीना मोटिवेटेड चल रहे हो, देयर विल नेवर बी अ डे कि जब आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़े, है ना। एंड देयर विल नेवर बी अ डे जब आप किसी भी टॉपर से, जो आपको आज यहाँ पे मैं ज्ञान दे रही हूँ, कल कोई और ज्ञान दे रहा है ना, उनसे आप कम है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऐसा कोई दिन नहीं है जब आप किसी से कम है। आप सबसे बराबर हैं, सबसे बेहतर है। इनफैक्ट आप अपने टाइम को बेटर यूटिलाइज करें तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से पढ़ाई करें, और कोई डाउट हो तो इसी तरह से बहुत सारे सेशंस बहुत लोग लेते हैं, उसमें क्लैरिफाई करते रहें। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।